अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर्स एंथर टू स्टिग्मा। फूल के एंथर से जब स्टिग्मा के अंदर पोलन ग्रेन मुंतकिल हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। एंथर और स्टिग्मा को हम डिटेल से स्टडी करके आए हैं। एंथर फ्लावर के अंदर वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता था। ये पोलन ग्रेन एंथर से फूल के स्टिग्मा में जब ट्रांसफर करना होता है उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन की हमारे पास दो टाइप्स हैं, दो इकसाम हैं। फर्स्ट है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन ने मुंतकिल होना है, ट्रांसफर होना है। किधर से जाना है? एंथर से। और किधर जाना है? स्टिग्मा में। एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना पॉलिनेशन की बेसिक डेफिनेशन है, चाहे जो भी टाइप हो इसकी। आगे से हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक फूल के एंथर से जब पोलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे फूल में ट्रांसफर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, ये एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के यहाँ पे स्टिग्मा में जब ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन है। या फिर अगर फ्लावर सेम नहीं है तो सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के अंदर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑन वन प्लांट। एक पौधे के फूल से पोलन ग्रेन ने ट्रांसफर होना है। फूल के कौन से पार्ट से ट्रांसफर होना है? याद रखना है आपने, हमेशा फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। किधर जाना है उसने? टू द फ्लावर ऑन अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। एक फूल के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है किधर? किसी दूसरे पौधे के फूल के ऊपर। और स्पीशीज क्या होनी चाहिए? सेम। तो दूसरे पौधे के फूल के ऊपर जब वो ट्रांसफर होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, लेकिन स्पीशीज सेम है, यानी दोनों प्लांट सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आपके पास रोज फ्लावर है तो दूसरा भी आपके पास क्या है? रोज प्लांट का ही फ्लावर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपके पास जो आपकी डायग्राम नजर आ रही है, ये एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे पौधे के फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन की हमारे पास मुख्तलिफ एजेंट्स हैं जो क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं, यानी एक पौधे से दूसरे पौधे पे पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करवाने के लिए मुख्तलिफ फैक्टर हैं हमारे पास, जैसे कि विंड, हवा, पानी, मक्खियाँ, परिंदे, बैट्स यानी चमगादड़ और दूसरे मुख्तलिफ एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। ये क्या कर रहे हैं? पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करवाते हैं क्रॉस पोलिनेशन के अंदर। अब स्टूडेंट्स, इंसेक्ट और विंड, नंबर वन विंड, नंबर टू इंसेक्ट्स यानी बीज वगैरह, इनके जरिए जो पॉलिनेशन होती है तो ऐसे पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इंसेक्ट पॉलिनेटेड के विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इनकी स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ अडॉप्टेशंस होती हैं, कुछ मुवाफकतें पाई जाती हैं, यानी इनके स्ट्रक्चर्स इस तरह के होते हैं कि ये इजीली इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेशन करवा सकते हैं या विंड पॉलिनेशन करवा सकते हैं। तो अभी हम कुछ इनकी अडॉप्टेशंस देखेंगे। आपको यहाँ पे टेबल नजर आ रहा है, यहाँ पे अडाप्टेशंस हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर। ये वो फ्लावर्स हैं जिनके अंदर पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन से हैं? इंसेक्ट, हशरात वगैरह, कीड़े मकोड़े। और ये वो पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं जो विंड के जरिए पॉलिनेशन करते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स, दोनों फ्लावर्स के यहाँ पे फीचर दिए हुए हैं, खसूसियात दी हुई हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास साइज, और इनकी अडाप्टेशंस बताई हैं कि इनकी पॉलिनेशन के अकॉर्डिंग इनके अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स का जो साइज है वो यूजुअली बड़ा होता है और विंड पॉलिनेटेड का स्मॉल। क्यों? जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास फ्लावर का जो साइज है वो स्मॉल होगा तो हवा से वो इजीली मूव कर सकता है, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो भी इजीली मूव कर सकते हैं। और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स का साइज आमतौर पर लार्ज इसलिए होता है कि इंसेक्ट इजीली आके सिट कर सकते हैं फ्लावर्स के ऊपर। उसके बाद कलर यानी कि रंग। तो जो हमारे पास इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, यानी ऐसे फूल जिनके अंदर पॉलिनेशन के एजेंट्स इंसेक्ट हैं, उनकी जो पत्तियां हैं वो आमतौर पे शौक कलर की होती हैं ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होके फूल के ऊपर आए।
और जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर हैं उनकी पत्तियां आमतौर पे ग्रीन या फिर क्या होती हैं, डल कलर की। ओके, नेक्टर यानी कि रस। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं वो रस को, नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। अगेन क्यों ऐसा करते हैं? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ये प्रोड्यूस नहीं करते। फ्लोरल अरेंजमेंट, पत्तियों की तरतीब किस तरह से होती है? जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनका जो फ्लावर का फेस है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड होता है, ताकि इंसेक्ट्स इजीली आ सके उनके ऊपर। जबकि जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर हैं उनके फ्लावर हैंग डाउन होते हैं, नीचे की तरफ लटके होते हैं, ताकि हवा से इजीली वो मूव कर सके। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये हमारे पास विंड पोलिनेटेड फ्लावर है, इसके फ्लावर डाउनवर्ड है ताकि ये इजीली मूव करें, और ये अपवर्ड है ताकि ये इजीली इंसेक्ट पोलिनेशन करवा सके। ये हमारे पास इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है। ओके, स्टेमन्स एंड स्टिग्मा। जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर होता है उसके अंदर जो पत्तियों का एक रिंग बना होता है, एक दायरा बना होता है, उसके अंदर स्टेमन और स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स इजीली आके पोलिनेशन कर सकते हैं। और जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके स्टेमन और स्टिग्मा पत्तियों के रिंग के बाहर लटक रहे होते हैं, ये जैसे कि आपको डायग्राम नजर आ रही है, ताकि वो विंड जब पोलिनेशन करवाती है तो इजीली करवा सके। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर के अंदर स्मॉल नंबर में, कम तादाद में प्रोड्यूस होते हैं, और हैवी और स्टिकी होते हैं। स्टिकी मीन्स चिपकने वाले। और विंड पोलिनेटेड फ्लावर के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं और बिल्कुल लाइट होते हैं, ताकि हवा से इजीली मूव कर सकें। स्टिग्मा पिन हेड शेप विद नो ब्रांचेस। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर स्टिग्मा की शेप कैसे होती है? पिन के सिरे की तरह की शेप होती है, और उसके अंदर कोई ब्रांच या शाख नहीं होती। और विंड पोलिनेटेड फ्लावर के अंदर क्या होता है? फीदरी ब्रांचेस फॉर कैचिंग पोलन। जैसे परिंदों के पर होते हैं उस टाइप की इनके अंदर ब्रांचेस होती हैं, ताकि ये पोलन को कैच कर सकें। अब कुछ पौधे हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर ओवरीज फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती हैं विदाउट द फर्टिलाइजेशन इनसाइड देयर ओव्यूल्स। आमतौर पे हमें पता है ओव्यूल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, और कुछ प्लांट्स के अंदर ओव्यूल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, उसके हुए बगैर ही ओवरीज किसके अंदर डेवलप हो जाती हैं? फ्रूट के अंदर। हमने पढ़ा था ओवरीज किसके अंदर डेवलप होती हैं? फ्रूट के अंदर। ओव्यूल्स से बाद में क्या बन जाता था? सीड। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती, ओवरीज डायरेक्ट डेवलप हो जाती हैं फ्रूट के अंदर, तो उनके अंदर बीज जो है वो नहीं होते, क्योंकि बीज के अंदर किसने तब्दील होना था? ओव्यूल्स ने। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? parthenocarpy. In some plants, ovaries develop into fruits without the fertilization inside their ovules. This process is known as parthenocarpy. और इसके नतीजे में हमारे पास किस किस्म के फल आते हैं? सीडलेस, यानी इनके अंदर कोई बीज नहीं होता। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है इसकी बनानास की, केले की, और ग्रेप्स की, कुछ सीडलेस वैरायटीज की, यानी उनके अंदर बीज नहीं होते। ऐसे ग्रेप्स भी हमारे पास पार्थेनोकार्पी के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे आपके पास इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर बटरकप, रोज, वॉलफ्लावर, सनफ्लावर, ऑर्चिड, ईटीसी। और एग्जांपल्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर ग्रासेस, हेजल, विलो, कॉर्न, ईटीसी। ये एग्जांपल्स आपने खुद सर्च करनी है, आपने देखना है ये किस तरह के फ्लावर्स होते हैं और किस तरह की इनके अंदर अडॉप्टेशंस होती हैं, किस तरीके से ये पॉलिनेशन करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स है जहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन है कि evolution of seed has been proved as an important step in the success and spread of flowering plants as compared to the seedless plants like mosses and ferns. सीड का जो एवोल्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप साबित हुआ है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर, एंजियोस्पर्म्स के फैलने में और उनकी सक्सेस के अंदर, उनकी जनरेशन इंक्रीज करवाने के लिए ये सीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप साबित हुआ था एज कम्पेयर टू वो प्लांट्स जिनके अंदर सीड नहीं है, जैसे कि मोसेस और फर्न्स। हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। बीज का बनना और बीज की साख्त, यानी कैसे ये बनता है और क्या इसकी जो है वो साख्त है, स्ट्रक्चर है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम पीछे देख के आए हैं, काफ़ी डिटेल से हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि फीमेल गमीटोफाइट के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती थी तो जाइगोट जो है वो बार बार माइटोसिस करके डेवलप हो जाता था एम्ब्रियो के अंदर, और जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनके अंदर ओव्यूल चेंज हो जाता था सीड के अंदर।
तो हमारा इस टॉपिक में मेन फोकस क्या है? डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड बन किधर से रहा है? ओव्यूल से। और जब सीड की फॉर्मेशन हो जाती है तो जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है सीड प्लांट्स के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम सीड के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को देखेंगे। एंजियोस्पर्म के जो सीड्स हैं उनके तीन पार्ट्स होते हैं बेसिक। फर्स्ट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किधर से आया था? जाइगोट से। जाइगोट ने जब माइटोसिस की थी तो हमारे पास क्या बन गया था? एम्ब्रियो। नंबर 2 एंडोस्पर्म टिश्यू। किधर से आया था? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से ये एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है। नंबर 3 सीड कोट। सीड कोट किधर से बनता है? ओव्यूल की जो वाल्स होती हैं उधर से ये डेवलप होता है सीड कोट। तो इसको हम इंटेगुमेंट भी बोलते हैं, वाल्स ऑफ ओव्यूल को। ओके, तो बारी बारी हम ये तीनों स्ट्रक्चर डिटेल से देखते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे इनकी डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट हम देखेंगे सीड कोट। सीड कोड इंटेगुमेंट से डेवलप होता है, इंटेगुमेंट से बनता है, यानी कि ओव्यूल की दीवारों से, ओव्यूल की वाल से ये बनता है। ठीक है, ओव्यूल से क्या बनता था? सीड। और ओव्यूल की वाल से क्या बन गया है? सीड कोट। और ये क्या करता है? ओव्यूल के इर्द गिर्द ये मौजूद होता है। अब ये एक बिल्कुल कागज की तरह बारीक भी हो सकता है, जैसे कि पीनट, मूंगफली इसकी एग्जांपल है, मूंगफली की तरह जो उसके बाहर उसका छिलका होता है रेड कलर का। या फिर ये थिक और हार्ड भी हो सकता है, किसकी तरह? कोकोनट यानी कि नारियल की तरह। सीड कोड का फंक्शन क्या है स्टूडेंट? सीड कोड प्रोटेक्ट्स एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड फ्रॉम ड्राइंग आउट। सीड कोड का फंक्शन क्या है? ये एम्ब्रियो को चोट वगैरह लगने से और खुश्क होने से बचाते हैं। उसके बाद हमारे पास सीड कोड के ऊपर एक स्कार होता है, एक निशान होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम। इट इज वेयर द सीड इज अटैच टू ओवरी वॉल। ये वो जगह है जहाँ पे सीड ओवरी की दीवारों के साथ अटैच हो जाता था। ठीक है, हाइलम क्या है? हमारे पास सीड कोड के ऊपर एक निशान है, ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, हाइलम। और ये क्या है? ये वो पॉइंट है जहाँ पे सीड ओवरी की वाल्स के साथ अटैच हो जाता है। ओवरी आपको पता है फ्रूट में डेवलप हो जाता था। और हाइलम के एंड पे, इसके सिरों पे, यहाँ पे हमारे पास एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये वो ओपनिंग है जहाँ से पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर हुई थी। तो इसकी आप डेफिनेशन क्या करेंगे? द ओपनिंग थ्रू विच एट द एंड ऑफ हाइलम, द ओपनिंग थ्रू विच द पोलन ट्यूब एंटर्ड ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। इसका फंक्शन क्या है? सीड इसको पानी को जज़ब करने के लिए, पानी की अब्जॉर्प्शन के लिए यूज कर लेता है। और नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो हम पार्ट देखेंगे वो क्या है? हमारे पास एम्ब्रियो। सीड कोड हमने देख लिया, क्या इसका फंक्शन है, किस तरीके से ये डेवलप होता है। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो हमारे पास असल में एक इमेच्योर पौधा होता है और इसके अंदर हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास इसके अंदर रेडिकल, सेकंड प्लोम्यूल, थर्ड एक या दो कॉटिलेडन्स होते हैं, सीड लीव्स होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है, ये एम्ब्रियो है, ये इसका प्लोम्यूल है, ये उसका रेडिकल है और ये उसके दो क्या हैं? कॉटिलेडन्स हैं। अब जो हमारे पास रेडिकल है एम्ब्रियो का, द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो डिवेलप्स इनटू न्यू रूट। रेडिकल से क्या बन जाता है? नई जड़ बनती है। वाइल प्लोम्यूल डिवेलप्स इनटू न्यू शूट, और प्लोम्यूल से क्या बन जाता है? नई शूट। शूट्स आपको पता है, शूट्स और रूट्स जो हैं वो दोनों पौधे की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनसे पौधा बेसिकली ग्रो करता है। ओके, उसके बाद आपके पास है कॉटिलेडन्स की अगर बात करें तो जो हमारे पास एम्ब्रॉयनिक स्टेम होता है, एम्ब्रियो का स्टेम होता है, कॉटिलेडन के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ऊपर होगा तो उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। ठीक है, कॉटी वो पॉइंट जहाँ पे कॉटिलेडन अटैच हुआ है उससे ऊपर जो एम्ब्रॉयनिक स्टेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल। और कॉटिलेडन के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से नीचे जो स्टेम, एम्ब्रायनिक स्टेम होगा उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। तो ये था आपके पास एम्ब्रियो। यहाँ पे मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हुए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग्स भी आप इनकी बनाएंगे बुक के ऊपर, और डेफिनेशंस वगैरह भी आपने यहाँ से देख के अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, हमने एम्ब्रियो भी देख लिया, उसके बाद हमने सीड कोड भी देख लिया। अब एंडोस्पर्म टिश्यू कैसे डेवलप होता है, क्या इसका फंक्शन है? हमें पता है ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बना था। तो विद इन सीड देयर इज अ स्टोर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द सीडलिंग दैट विल ग्रो फ्रॉम एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से जो नन्हा पौधा यानी जो सीडलिंग बनता है उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वो न्यूट्रिएंट्स सीड के अंदर स्टोर होते हैं। किस जगह पे स्टोर होते हैं? एंजियोस्पर्म्स
के अंदर स्टोर्ड जो फूड होता है जो उस सीडलिंग को चाहिए वो एंडोस्पर्म टिश्यू से आता है। एंडोस्पर्म टिश्यू से किधर से आया है? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बने। इस टिश्यू के अंदर आयल, स्टार्च और प्रोटीन वगैरह काफ़ी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे जो सीड्स होते हैं उसके अंदर एंडोस्पर्म का जो फूड होता है वो कॉटिलेडन जो है उसको ऑब्जॉर्व भी कर लेता है और स्टोर भी कर लेता है। इस तरीके से एक सीड जो है वो डेवलप करता है। तो ये आपका आज का टॉपिक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू आंसर यू। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।